अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नवेद हामिद साहब, मारूफ मिली रहनुमा और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर हैं। इनसे बातचीत करेंगे जो मौजूदा हालात हैं, ख़ासतौर पर CNRC का मसला, इसके अलावा मौजूदा हालात में सियासी तौर पर किस तरीके से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, अक़लियतों के मसाइल क्या है और क्या बीजेपी के दौर में मुसलमानों को किन हालात से गुजरना पड़ सकता है। इन तमाम इश्यूज़ पे हम चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नवेद साहब, मिला टाइम्स में खुशामदीद। काफ़ी दिनों के बाद आपका मौजूदा हालात को आप किस तरीके से देखते हैं? कई सारे कानून हैं और ऐसा लग रहा है कि मुसलमान दिन ब दिन पसमादा होते जा रहे हैं और उन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि अपने मसाइल को हल कैसे करें, किनके पास फरियाद लेकर के जाएं। अभी एक ताज़ा मसला आ गया कि अलीगढ़ का अकाउंट सीज़ हो गया है। हालांकि वहीं अलीगढ़ पहले नरेंद्र मोदी जाकर के उन्होंने खिताब किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। तो मौजूदा हालात को अब किस तरह देख रहे हैं मुसलमानों के लिए? देखिए, ये बात ठीक है कि एक थोड़ा सा टायरिंग टाइम्स हैं ये, एक इम्तहान का वक्त है। लेकिन इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की सियासत को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमने उस सियासत को समझ लिया और उसका फ़हम हमें आ गया कि उनके जुमलों का, उनके एक्शंस हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसकी गूंज कितनी दूर तक जाएगी, तो हमें अपनी तैयारी करने में बहुत आसानी हो सकती है। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हम कम करते हैं और छपना ज़्यादा चाहते हैं। तो हमें सबक लेना चाहिए उन लोगों से जो हमारे ख़िलाफ़ मुस्तक़िल यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उनका एक एजेंडा है और वो एजेंडा आज का नया एजेंडा नहीं है, 95-96 साल का एजेंडा है। और उस एजेंडे को पूरा करने के लिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले तो, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि इनकी सियासत को समझना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का जो पूरा एक मकसद है, आप देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में और दूसरी जगहों पे, छत्तीसगढ़ में और यूपी में, किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद की एक लहर बराबर चल पड़ी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह को हमें समझना है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि साहब किसान आंदोलन को वो ख़त्म करने के लिए, उनका दबाने, उसकी तरफ से तवज्जो हटा, नहीं, सिर्फ वो नहीं है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर, जो एक पूरा यहाँ पर कंपोजिट कल्चर का जो बॉन्डिंग थी, जो एक भाईचारा था, वो भाईचारा ख़त्म किया जाए। अच्छा, मौजूदा हालात में एक बहुत ज़्यादा खौफ सवार है मुसलमानों के जहन पर। मुसलमानों को लगता है कि अब सियासत में आना मुश्किल हो गया है, कुछ करना मुश्किल हो गया है। तो आपका क्या मशवरा है एक मिली रहनुमा होने के नाते कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, कैसे मुसलमान अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मायूसी तो मैं नहीं समझता कि मुसलमान कोई मायूस होगा, क्योंकि जिसके पास ईमान की रमक है वो तो मायूस हो ही नहीं सकता है। दिक्कत ज़रूर है, जैसे मैंने कहा कि दिक्कत ज़रूर है, और वो सब इम्तहानात हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए कि वो आम बरादरान वतन के साथ हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। वो सबसे अहम ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी और RSS संघ परिवार, पूरा जो संघ परिवार की पॉलिसी है, वो लोगों के दरमियान खिलाफ बढ़ाने की पॉलिसी है। तो उस पर हम काम क्यों ना करें? उस पर हमें काम करना चाहिए और इसको मिशन और विशन के तौर पे काम लेना चाहिए। हर नौजवान ये कहे, सोच ले कि अगर मैं 4 दोस्त बनाऊंगा तो 4 में से 2 दोस्त जो हैं वो गैर मुस्लिम दोस्त होंगे, वो OBC दोस्त के तबके से होंगे, वो दलित तबके से होंगे। बॉन्डिंग वाली दोस्ती होनी चाहिए। वो दोस्ती जो है वो ऐसी दोस्ती होनी चाहिए जिस पर लोग नाज करें। उसके आहिस्ता आहिस्ता बनती है दोस्ती तो, लेकिन ये कि नौजवानों की 65% नौजवान हैं मुल्क के अंदर, और मुसलमान भी 65% हैं नौजवानों के अंदर। तो अगर मुसलमान नौजवान ये काम कर ले, मुसलमान नौजवान ने पिछले 2 बरस के अंदर जो एक नई जहद के ऊपर वो चलना शुरू किया है, वो तारीख़ी एक बदलाव है। पूरा CA और NRC के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कमान संभाली है, वो किसी के कहने पे नहीं संभाली है। अच्छा, बात CNRC की आ गई है। इस साल जब हम बातचीत कर रहे हैं, जनवरी की 5 तारीख़ है, ठीक 1 साल कबल इन्हीं तारीख़ों में, इसी महीने में
सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया भर में CNRC NPR के ख़िलाफ़ एक तहरीक चल रही थी। शाहीन बाग की तहरीक थी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स की तहरीक थी और हर जगह शाहीन बाग बना हुआ था। वो तहरीक तकरीबन कमज़ोर पड़ गई, कोरोना की वजह से ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तक जो मामला था वो पेंडिंग में है। CNRC का खौफ सवार है और अभी ऐलान भी आ गया सरकार का कि वो बंगाल चुनाव को लेकर के कुछ एक अगले महीने में CA का ऐलान करेंगे। NRC का मसला है, तो इन चीज़ों से अब तक जो है मामला हल नहीं हो सका है, आइन पर ख़तरा बरकरार है, तो इसका मुकाबला अब कैसे किया जा सकता है? देखिए, CNRC के ताल्लुक से बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर हमें पैगाम पूरे मुल्क को देना चाहिए कि CNRC जो है, जैसे हमारा पुराना मौक़िफ़ था, वो मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ है और मुल्क का जो पूरा एक ताना बाना है उसको बिल्कुल एकदम छिन भिन कर देगा। तो सरकार अगर ये समझ रही है कि पैंडेमिक की वजह से, या कोई ये समझ रहा है कि पैंडेमिक की वजह से CNRC के ताल्लुक से जो मुसलमानों में तशवीश थी या मुल्क के बरादरान वतन में जो तशवीश थी, बड़े तबके में तशवीश है, वो सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, वो तशवीश ख़त्म हो गई है, या पैंडेमिक की वजह से वो लोग जो इसके मुखालिफ थे वो खामोश हो गए हैं, तो सरकार को बिल्कुल ये चेताने की ज़रूरत है कि आप गलतफहमी के अंदर हैं। और हम हर पुरअमन मुज़ाहरा, हर पुरअमन मुखालफत अंदाज में जो भी हो सकेगी, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि पुरअमन अंदाज में ये तो डिसेंट का अमल करने का पूरा आपको इख्तियार है। आज भी उन्होंने एक जजमेंट दी किसानों के ताल्लुक से, उसमें भी यही सारा का सारा सार है। तो उसमें तो हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं समझता हूँ कि तमाम इस मुल्क के जो भी दस्तूर की बालादस्ती में यकीन रखते हैं, उनका बिल्कुल यकीन है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स और इंक्लूडिंग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, के हम इसकी मुखालफत हम करते रहेंगे और जिस हद तक भी होगी हम उसकी मुखालफत करेंगे पुरअमन अंदाज के अंदर। हम डरने वाले नहीं हैं। ये जो दिल्ली के फसाद में NRC और CA के एक्टिविस्ट को फंसाने की कोशिश की गई है, उसका एक मकसद है। उसका मकसद ये है कि मुसलमानों में खौफ और हरास की एक लहर जो है वो थोड़ा सा वो प्योस हो जाए। तो वो ये सब वक्ती बातें हैं। अच्छा, अभी महमूद पराचा के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जा रहा है, उन पर भी रेड मारा गया और मैं ये देख रहा हूँ कि जो मिली तंजीमें हैं, जमात, एक तरफ से खामोश, यानी एक के साथ मामला होता है तो दूसरे लोग खामोश रहते हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। देखिए, जो वो बिल्कुल एक कानूनी बात है जो महमूद पराचा के ख़िलाफ़ हुआ है, और उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल हो, दिल्ली बार काउंसिल हो, सब लोग निकल के आए हैं। मिली ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था जो कई सारी मिली ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनके लिए मैंने खुद उनके लिए जो है आवाज़ उठाई है, बयान दिया है। आपका ट्वीट आया था या मिली काउंसिल जमात का है, तो ऐसा नहीं है। तो और ये सिलसिला जो है, ये सिर्फ महमूद पराचा तो एक उसमें एक इस्तारा है उसके अंदर, समझिए आप। तो वो तो किसी भी हद तक मेटाफोरिक एक एग्जाम्पल हमें नहीं लेना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त यूपी और मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों पे लव जिहाद के नाम पे, कर्नाटका में लव जिहाद के नाम पे, और ये उत्तराखंड में लव जिहाद के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है, ये बिल्कुल ऐन दस्तूर के ख़िलाफ़ है और बेसिकली ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। ये राइट टू कॉन्शियस और ये राइट टू प्रोफेस फेथ के ख़िलाफ़ है। ये कौन सा मज़हब कौन अपनाएगा, ये जो गारंटी दी है कानून ने, दस्तूर ने, ये उसकी रूह के ख़िलाफ़ है और ये कहीं भी चलने वाला नहीं है। ये जब भी इसको आपने कहा मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वन साइडेड हो रहा है। मुसलमान लड़की अगर हिंदुइज़्म को इख्तियार करके शादी कर रही है तो कह रहे घर वापसी हुई है, सही है, और इसका मामला जाता है, कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती। लेकिन अगर दूसरी तरफ से मामला होता है तो पुलिस एक्शन लेती है, जेल भेजा जा रहा है। तो इसका कैसे आप लोग मुकाबला करेंगे? देखिए, अभी बरेली में जो कुछ हुआ आपने देखा कि 2 दिन के बाद 3 नौजवानों को छोड़ा पुलिस ने। तो ये पुराना एक सिलसिला है। अब किसी भी समाज में ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी समाज में जब गैर मज़हब में शादी होती है तो एक फ्रिक्शन तो होता है, एक तनाव तो होता है। तो ये पुराना उनका हरबा है। और लेकिन ये कि उसको आप बिल्कुल भाई, अगर कोई गलत किसी से काम करता है तो आप हक बजानी में उसके खिलाफ एक्शन लेने के अंदर। लेकिन ये कि ये एक तरफा तलवार नहीं चल सकती है। आपने सही कहा कि एक तरफा तलवार नहीं चल सकती है। इससे ये साबित हो रहा है कि उनका जो पूरा एजेंडा है वो सिर्फ मुसलमानों को घेरने का है
और मुसलमान उससे कितना घिर जाएगा और कितना डर जाएगा इस कानून से, ये उनके ख़याम ख्याल की बात है। ये बताइए, बंगाल चुनाव बहुत करीब है, तैयारी शुरू हो गई है। बंगाल चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी जा रही है, उन्होंने ऐलान भी किया लड़ेंगे, मीटिंग भी वैसे सब शुरू कर रहे हैं। एक मिली रहनुमा, एक और समाजी रहनुमा होने के नाते आप किस तरह सोचते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर उनको नहीं जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं जाना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया की जंग जो है वो बिल्कुल दूसरी तरह की जंग है, और इस बात को तो मानना पड़ेगा कि किसी भी इंसान को कहीं भी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं भी इलेक्शन लड़ने का जो है पूरा हक है, ये दस्तूर ने हक दिया है। लेकिन फ़हम हमारा इस वक्त क्या कहता है, विजडम हमारी क्या कहती है, क्या हमें करना सियासत में एक तो होता है हक, जो हुकूक मिले हुए हमें, एक होता है किस वक्त हमें उस हक का इस्तेमाल करना है। तो मैं समझता हूँ कि ओवैसी साहब जो हैं उस पूरी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला लेंगे। बिहार के चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं, तो ओवैसी साहब मुसलमानों के ताल्लुक़ से खुल के बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवैसी साहब मुसलमानों की तर्जुमानी करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो तर्जुमानी और क्या वो बोलने का जो पूरा उनका जो पूरा हक है, वो क्या सिर्फ चुनाव में जाने के बाद ही पूरा होगा? ये एक सवाल है कि जब वो बोलते हैं तो बीजेपी का, जब उनकी एक तकरीर से बीजेपी का 1 लाख वोट बढ़ता है। अब ये तो अपने परसेप्शन की बात है, ये अपने परसेप्शन तज़िये की बात है। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरी अपनी मानना ये है कि ओवैसी साहब को वो एक बहुत काबिल सियासतदान हैं, वो बड़ा उनके सामने एक बड़ा विज़न है, उनको ये सोचना और समझने की ज़रूरत है, और वो सोचते भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सोचने की ज़रूरत है कि इस वक्त ज़रूरत, सियासी ज़रूरत क्या है, क्या इस वक्त संघ परिवार को रोकना ज़रूरत है या सिर्फ इलेक्शन लड़ना ज़रूरत है? इन दोनों में से या इन दोनों के तालमेल से जो बात वो फैसला करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो एक जहादीदा सियासतदान है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, आप उन पे छोड़ रहे हैं। ये बताइए, इधर शाहीन बाग था 1 साल पहले, अब इसी तरीके का प्रोटेस्ट किसानों का हो रहा है, दोनों में कौन सी चीज़ आपको यकसा नज़र आती है? दोनों में ईसार, दोनों में कुर्बानी, दोनों में दस्तूर के ख़िलाफ़ बनाए गए क़वानीन के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का जज्बा, दोनों के अंदर अपनी हस्ती को मिटाने की कोशिश, दोनों के अंदर हिंदुस्तान में इनकलाब लाने की कोशिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों एहतजाज आज़ाद भारत की तारीख़ के एक ऐसे इनकलाबी इक़दामात हैं जिसको तारीख़ हमेशा ज़रीर अल्फाज में याद रखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमें ये देखने, उसका तज़िया दोनों में मिला, आपने तज़िये की बात करी ना, ये तो मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट बनाया है। सरकार का रवैया दोनों के ताल्लुक़ से क्या है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। इसके ताल्लुक़ से वो सरकार के जो ट्रोलर्स हैं सोशल मीडिया पे, और जो सरकार का जिन लोगों के हक़ में बनाया गया कानून है, उनका जो कंट्रोल मीडिया है, आज के दौर में मीडिया इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, कॉर्पोरेट हाउसेस के मीडिया है। इसलिए जो लोग ये मीडिया को गाली देते हैं, उनको गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो मीडिया है ही नहीं, वो तो वो तो उनका PR एजेंसीज़ हैं जो उनका PR का काम करती हैं। तो ये PR एजेंसीज़ ने खूब उनको, किसान आंदोलन को भी और ऐसे ही शाहीन बाग के आंदोलन को भी कितना बदनाम करने की कोशिश करी। लेकिन शाहीन बाग आंदोलन जो था, शाहीन बाग NRC के ख़िलाफ़ जो आंदोलन था, उसमें उनको कामयाबी कुछ इसलिए मिल गई कि इत्तेफाक से उसमें ज़्यादातर जो एहतजाज करने वाले थे वो मुसलमान थे। लेकिन किसानों के ताल्लुक़ से उनको ये कामयाबी नहीं मिली। इसमें हर ज़ात का, हर मज़हब का, हर सूबे का, हर प्रांत का आदमी आके बैठ गया है दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर। हुकूमत का रवैया कैसा है दोनों प्रोटेस्ट को लेकर के?
आपको मालूम है क्या रवैया था? जब जब ऐसा एहतजाज जो किसान कर रहे हैं, जो जाट आंदोलन में हुआ था, जो राजस्थान में मीना कम्युनिटी ने आंदोलन किया था, उन्होंने किया हो, या आदिवासी करें, उस आंदोलन में और मुसलमानों के रिवन आंदोलन में सरकार का रवैया कोई भी हो, इनका कुछ ज़्यादा ख़तरनाक होता है, घातक होता है, इनका ज़्यादा जहरीला होता है। तो दोनों में फ़र्क होता है, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। और जो भी जहर फैला सकते थे वो उन्होंने जहर फैला लिया। वो तो नॉर्थ ईस्ट के फिसाद दिल्ली का हो गया, वरना तो मुल्क के नौजवानों ने, जेएनयू के बच्चों ने, जामिया के बच्चों ने और महिलाओं ने, हमारे यहाँ की और दूसरी महिलाओं ने तो सरकार को सीए एनआरसी पे घेर लिया था पूरा। अगर फिसाद ना होता और पेंडेमिक का ऐलान ना होता तो हालात दूसरे होते। बहुत शुक्रिया। आप थे नवेद हामिद साहब, मशहूर मिली तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर हैं और बहुत खुल कर के मुस्लिम इशूज़ पर, सारे मुद्दों पर बातचीत की और ख़ास तौर पर कि हालात कितने भी ख़राब हों, गंभीर हो, जिनके दिल में ईमान की ताकत होगी उन्हें कभी भी खौफ नहीं आता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई है। ख़ुद मैं कहूँगा कि मुश्किल हालात से ही अच्छे हालात पैदा होते हैं, मुश्किलात में ही सारे काम होते हैं और ऐसे हालात आते जाते रहते हैं। तो आप देख रहे थे हमें मिल्लत टाइम्स पर। इस ताल्लुक़ से आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।